नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तभी से भारत में भी कई लोगों के दिलों पर तालिबान राज करने लगा है। आज इस तालिबान फैन क्लब में भारत के अभिन्न अंग कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने धमाकेदार एंट्री ली है। उन्होंने आज खुलकर इजहार कर दिया कि उन्हें तालिबान पर गर्व है। उन्होंने अफगानिस्तान में खून खराबा करके सत्ता कब्जाने वाले तालिबान को प्यार भरी थपकी दी है और भारत सरकार को खुली धमकी। इसीलिए आज कश्मीर मुद्दे पर महबूबा की तालिबानी खुशफहमी को दूर करना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने हुबहू वैसी ही भाषा बोली है जैसी पाकिस्तान बोल रहा है। वैसे पाकिस्तान को तो उसका बोलना समझ में आता है, जिससे तालिबान से काफी कुछ हासिल हो सकता है, बल्कि हो भी चुका है। तालिबान ने आज काबुल की सुरक्षा का जिम्मा उस हक्कानी नेटवर्क को सौंप दिया है जिसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चलाती है। यानी अब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार में पाकिस्तान की भूमिका तय हो गई है। हालांकि तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर राज करना इतना आसान नहीं होने वाला है। ये अब तय हो चुका है। आज तालिबान सरकार को लीड करने के लिए मुल्ला बरादर काबुल पहुंच गया है और मुल्क छोड़कर भाग चुके पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई भी अब तालिबान के पाले में जा चुके हैं। लेकिन अब मुल्क के कई हिस्सों में तालिबान की पकड़ कमजोर होना भी शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 के समर्थक तालिबान के समर्थन में कब सामने आएंगे, उन लोगों का इंतजार महबूबा मुफ्ती ने खत्म कर दिया है, जिन्होंने आज तालिबान के शान में जमकर कसीदे पढ़े हैं और तालिबान के बहाने भारत सरकार को धमकियां भी दे डाली हैं। भारत में तालिबान फैन क्लब में ये महबूबा मुफ्ती की ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी है कि बड़े बड़े शायर भी उनके आगे पानी भरने लगे। महबूबा मुफ्ती का तालिबानी प्रेम देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने अपने दिमाग में कश्मीर को लेकर कितनी खुशफहमियां पाल ली हैं। देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी साम्राज्य की तस्वीरें देखकर महबूबा मुफ्ती के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। कहीं वो तालिबान को अपना आइडल तो नहीं मानने लगी हैं। तो मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो महबूबा मुफ्ती आखिर कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो कश्मीर में कोई तालिबानी मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में तो नहीं जुट गई हैं, जिसे वो सीधे सीधे कहने से बच रही हैं? हुकूमत अभी आ गई अफगानिस्तान पर, तो उसका क्या असर पड़ेगा कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो पे? आप क्या पूछ रहे थे? मैम चलिए दूसरा सवाल ही पूछ लेते हैं। तो बताइए महबूबा जी, भारत सरकार को तालिबान के साथ क्या करना चाहिए, और तालिबान के लिए कोई सलाह हो तो वो भी बता दीजिए। मैं तो अपील करूंगी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको भी, और जो तालिबान है उनको भी मैं कहूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देख रही है इस वक्त तालिबान को, कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। महबूबा जी, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठा रही है। बस आप तो ये फिक्र कीजिए कि तालिबान आपकी सलाह मानकर थोड़ी इंसानियत बरते, वरना पीएम मोदी की बात सही साबित होने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती।
तो याद रखिएगा महबूबा जी, तालिबान ने आज भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन रहेगा तो वो आतंकवादी संगठन ही। लेकिन महबूबा मुफ्ती को सब्र ही नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया, वो भी वैसा ही कुछ कश्मीर में कर देंगी। ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा। उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी, और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। धारा 370 का खात्मा हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के सिर से उसका हैंगओवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी उन्हें पाकिस्तान से उम्मीद की किरण नजर आती है तो कभी चीन से। और महबूबा मुफ्ती ने तो हद ही कर दी, वो कश्मीर को तालिबान का उदाहरण देकर भड़का रही हैं। सफर करने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। जो गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस के लिए ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, पत्थर उठाने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। बंदूक उठाने के लिए, चाहे वो आपका बंदूक हो वर्दी में या यहाँ का बंदूक हो नौजवान के हाथ में, उसके लिए हिम्मत नहीं चाहिए। हिम्मत चाहिए सब्र के लिए, हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कल पीएम ने क्या कहा था? पीएम ने एक ही बात कही, और हमेशा उनका कहना था कि जो टॉलरेंस है वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, लेकिन आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारा संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह के जो लोग ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं जो है खोट छिपा होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सबको पता है कि महबूबा मुफ्ती को धारा 370 से सजा कश्मीर चाहिए, जिसमें वो अपनी सियासत के बीज दोबारा बो सके। लेकिन इसके लिए वो एक वैश्विक आतंकवादी संगठन को अपना आदर्श मानने लगे तो सवाल पूछा ही जाएगा, क्या महबूबा मुफ्ती को तालिबान में कोई कमी नहीं दिखती? सारी कमियां भारत सरकार में ही दिखती हैं। जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, कुलगाम, आज तक। अफगानिस्तान के लिए तालिबान खौफ का दूसरा नाम है, लेकिन तालिबान से महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को ढेर सारी उम्मीदें भी हैं। उन्हें लग रहा है कि कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए तालिबान उनकी मदद करेगा, लेकिन ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की गलतफहमी है। तालिबान ने कश्मीर पर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। तालिबान ने बाकायदा बयान दिया है कि कश्मीर उनके एजेंडे में शामिल नहीं है और ये 2 देशों के बीच का मुद्दा है। तालिबान ने साफ किया है कि वो अन्य देशों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, इसीलिए तालिबान कश्मीर के मामले में दखल नहीं देगा। तो हमारी नसीहत तो यही है कि महबूबा मुफ्ती को अपने दिल से यह ख्याल निकाल ही देना चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर उन्हें तालिबान से कोई सपोर्ट मिलने वाला है। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जब पाकिस्तान और तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो उसका असर जमीन पर भी दिखता है। उनके देखा देखी कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में जुट जाते हैं। वो कुछ और तो नहीं कर पाते तो तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी ही करने लगते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में,
जहां मुहर्रम के मौके पर भीड़ में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के गीता कॉलोनी इलाके में मुहर्रम से एक दिन पहले ताजिया के दौरान भीड़ या हुसैन के नारे लगा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने किसी की जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि भीड़ तालिबान विशेष के नारे लगा रही थी या किसी देश विशेष के जिंदाबाद के। उज्जैन पुलिस ने यह कंफ्यूजन दूर कर दिया। तालिबान से संबंधित नारे नहीं है, एक देश विशेष के संदर्भ में नारे लगाए गए थे, उस पर यह कार्य। पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि नारेबाजी एक पड़ोसी देश के समर्थन में हो रही थी और इसीलिए हो रही थी क्योंकि उज्जैन पुलिस ने कोरोना के कारण मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए चौराहे के पास कुछ युवक जमा हुए और देश विशेष के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस ने उन सब की पहचान कर ली है। 4 गिरफ्तार भी हो गए हैं। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। हम लोग उसको पूरा क्या कहते हैं कल ही केस रजिस्टर किया है और अभी जब तो हम लोगों ने जिनको चिन्हित किया है उनके साथ में और 4 लोगों की अभी हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। हमारा उसका पूरा जो वीडियो फुटेजेस है और बाकी सब जो डिटेल्स एविडेंस है उनका एनालिसिस चल रहा है। इसमें जो भी लोग होंगे जिनके द्वारा इस तरह की गतिविधियां की उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो है पुलिस का पक्ष, जो वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की तह तक जाने की बात कह रही, लेकिन इस वीडियो की जांच पड़ताल सोशल मीडिया पर भी चल रही। कुछ लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वीडियो में भीड़ काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, जिसको पाकिस्तान या फिर तालिबान समझा गया। एक यूजर ने लिखा कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे को जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बनाकर 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वीडियो में साफ है कि काजी साहब के इस्तकबाल में ये नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सांप्रदायिक टॉपिक बना दिया। उज्जैन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे और फिर मामला पॉलिटिकल हो गया। ये वो लोग हैं कि भारत में रहकर भारत की थाली में छेद करते हैं। ये मुगालते में कि आज कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुगालते में मत रहिए, खूब नवाजे पढ़ो, खूब कुराने पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो कुचले जाओगे। सोशल मीडिया पर माहौल गर्माता देख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीच में आना पड़ा। उन्होंने अपने विधायक की बातों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले कुचल दिए जाएंगे। केवल इतना कहना चाहता हूं, उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है। लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके हैं। उज्जैन पुलिस ने राजद्रोह, भड़काऊ भाषणबाजी और महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया, जिसमें 8 लोग नामजद हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। इस मामले में उज्जैन पुलिस ने जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनमें राजद्रोह की धारा 124A भी शामिल है, जो गैर जमानती है और उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। ऐसे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी देश विशेष के समर्थन में नारेबाजी करना राजद्रोह या देश विरोधी है। वैसे देश विशेष के हक में नारेबाजी को इस धारा में कवर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी गौर करने लायक है। साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले
2 लोगों पर लगी धारा 124A के बारे में कहा था कि इस तरह से 2 लोगों का नारा लगाना राजद्रोह नहीं है, इसमें नफरत और हिंसा भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। इक्के दुक्के लोगों के इस तरह के नारे लगाने से भारत को खतरा नहीं हो सकता। राजद्रोह की धारा तभी लगाई जानी चाहिए जब कोई समुदायों के भीतर नफरत पैदा करे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की भी टिप्पणी गौर करने लायक है। उन्होंने इसी साल फरवरी में एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तब तक अपराध नहीं है जब तक कि भारत का पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं हो रहा हो या फिर पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर शत्रु मुल्क घोषित न किया गया हो। हालांकि ये कानूनी पक्ष है, लेकिन जहां तक नैतिकता की बात है तो ऐसे किसी भी मुल्क के समर्थन में नारे लगाना सही नहीं कहा जा सकता जो भारत के साथ हमेशा दुश्मनों जैसा व्यवहार करता रहा हो। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।